तो इसका ये इतना हम सब पढ़ लिए। ठीक, तो अब इसके बाद हम फिर अगले पेज पे चलते हैं, फिर आगे हम कुछ पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम देखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो है कि नियम अब यहाँ से हम क्लास 11 का जो है कि अब स्टार्ट कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि नियम यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं। अब इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है, पहला है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? तो इसमें देखिए द्रव्यमान माने मास, यानी मास। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित, कंजर्वेशन, सुरक्षित, कंजर्वेशन यानी सुरक्षित, यानी उसमें मास यहाँ से इसके परिभाषा में ये बता दिया कि द्रव्यमान को क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। ठीक, और उसी के सामने जो सिद्धांत लगा दिया तो सिद्धांत हो गया। ठीक, क्या हो गया, सिद्धांत हो गया, यानी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। देखिए ये जो ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत बताएं कौन थे? एम वी लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक हैं। एम वी लोमोनोसाव नामक ये जो है कि ये वैज्ञानिक थे। ये जो है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत दिए थे। इनमें क्या बताए थे कि अभिक्रिया से पहले किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है, भार, माने अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान जो है कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बस इतना ही बोल दिए थे, ये जो है कि सिद्धांत हो गया। ठीक, कैसे हो गया आप ध्यान दीजिए। अभिक्रिया से पहले जो है कि द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान जो है कि हम क्या कर रहे थे, ये जो क्या है, बराबर होता है। लेकिन अभिक्रिया वाली बात आई कहाँ से? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक अभिक्रिया वाला बात हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, संयोजन हो रहा है। और संयोजन जब कर लेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, जैसे अभिक्रिया का मतलब उससे कुछ ना कुछ क्रिया कर लेना, उसके साथ मिल जाना। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए H2 है, फिर प्लस Cl2, इसको मिला दिए तो हमारा बन गया 2HCl। ये जो है कि हमारा कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो गए। ये अभिकारक ये बन गया उत्पाद, इतना हो गया। लेकिन ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान, अब इसका मतलब इन दोनों का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले और इन दोनों का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं। देख लीजिए होता है कि नहीं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। फिर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, लेकिन उसका परमाणु भार 35.5 होता है। ठीक, और 35.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 35 गुना के 17 71 हो जाएगा, 71। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसको आप अच्छे से देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, गुणे 2 है। फिर प्लस क्लोरीन का जो है कि परमाणु भार 35.5 होता है, फिर गुणे क्या है, 2 है। ठीक, यानी अभिक्रिया से पहले का हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 का 1 में गुणा कीजिए, 2 प्लस 35.5 दूना के 71 होता है, और 71 2 हो जाएगा हमारा 73, इतना हो गया। ठीक, ये अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान है। लेकिन अभिक्रिया के बाद का निकाल के देख रहे हैं तो 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, फिर प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। अब देखिए 2 गुणे 35 है 1, 36 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अब 2 से अंदर गुणा कीजिए तो 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 6 के 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 3 6 1 7 दशमलव। इसका मतलब कि अभिक्रिया के पहले भी 73 और अभिक्रिया के बाद भी 73। बस इतना ही जो है कि बताए थे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में एम.वी. लोमोनोसाव नामक वैज्ञानिक ने। ये बताए थे कि अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान जो है कि बराबर होता है। ठीक, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, C+O2 इक्वल टू CO2। ठीक, इसका भी द्रव्यमान जो है कि क्या हो जाएगा, समान है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरिलियम, बोरान, कार्बन 6 नंबर पड़ता है, 6 दूना के 12 हो जाएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन 8 दूना के 16, 2 ठे तो 32 हो जाएगा, यानी 2 2 4 3 1 4 44 आ रहा है। इसका देखिए तो इसका देखिए कार्बन का 12, फिर प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 32, ये भी 44। ये तो सबसे नॉर्मल बात है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है कि ये जो है कि बहुत ही इतना ईजी है, आप इसको ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे, अब हम चलेंगे स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे, उसके बाद गुणित अनुपात का नियम देखेंगे, उसके बाद व्युत्क्रम का नियम, ये जो है कि व्युत्क्रम नियम देखेंगे। ये सब देखने के बाद गैलुसैक का नियम देखेंगे, गैलुसैक के गैस संबंधी आयतन नियम देखेंगे। तो ये सब देखने के बाद पहले हम द्रव्यमान संरक्षण तो देख लिए, अब हम देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। चलिए ठीक, चलिए अब हम देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। ये जो है कि स्थिर अनुपात का नियम जो है कि ये भी बहुत छोटा है। देखिए स्थिर अनुपात का नियम जो है कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक, इसको याद कैसे रखेंगे, जोसेफ प्राउस्ट याद कैसे रखेंगे? स्थिर अनुपात का नियम जो है कि अभी मान लीजिए कि एग्जाम में दे दिया कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक,
कैसे याद करेंगे? देखिए जो सेफ यानी जो सेफ है, सेफ मतलब कि सेफ होता है, सेव होता है एकदम, मैंने हाँ अब हम सेफ हैं, अब हम बच गए, एकदम सेफ हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेफ है वो स्थिर है, जो सेफ है वो क्या है? स्थिर है। इसका मतलब कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। ठीक, जो सेफ है वो क्या है? स्थिर है। अब देखिए, अब स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने तो दे दिया, लेकिन क्या दिए थे? देखिए किसी भी यौगिक में, किसी यौगिक में, किसी यौगिक में, ठीक, किसी यौगिक में, ठीक, जो निश्चित तत्व होते हैं, निश्चित तत्व, निश्चित जो तत्व होते हैं, ठीक, एक निश्चित भारानुसार संचित रहते हैं, संचित रहते हैं। इसका मतलब उसमें मिले रहते हैं। ये बात बोल क्या रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक निश्चित भार में ये मिलेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे जल हो गया, जल, ठीक, तो ये जल एक प्रकार के यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले हैं, तो ये क्या हो गए? यौगिक हो गए। अब देखिए निश्चित भार अनुपात, ये भारानुसार यानी उसका भार देखा जाएगा। तो हाइड्रोजन का भार होता है 1, लेकिन उसमें 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। और ऑक्सीजन का अनुपात करेंगे, ऑक्सीजन का होता है कितना? 8 दूना के 16 होता है, 16। इसका मतलब कि 2 कम 2 और अनुपाते 16, ये कट जाएगा। तो 2 कम 2 और 2 8 16, यानी 1 अनुपाते 8, यानी 1 अनुपाते 8 के भार में यदि हाइड्रोजन को 1 लिया जाए और ऑक्सीजन को 8 लिया जाए, और ऐसे ऐसे भार को, ये एक निश्चित भार है, इसको यदि मिलाएंगे तो हमारा जल बन जाएगा। ठीक, बात थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन देखिए ये भी एक निश्चित भार में होना चाहिए। तो कार्बन कितने 6 नंबर पड़ता है, तो 6 दूना के 12, इसका मतलब इसका क्या हो गया? 12 हो गया परमाणु भार। हम भार के अनुसार ले रहे हैं, देखिए किसी भी यौगिक में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिक ले लिए। इसमें जो निश्चित तत्व होते हैं, निश्चित तत्व देखिए कार्बन एक ऑक्सीजन, निश्चित तत्व ले लिए। निश्चित भार अनुसार संचित रहता है। अब ये बताइए इसका पहले भार निकालिए। कार्बन का भार 12 होता है अनुपात, ऑक्सीजन का भार कितना होता है? ऑक्सीजन का भार होता है 16, 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32। इसका मतलब ये हुआ, अब इसको कराइए, 2 6 के 12 और 2 से 16 बार में, फिर 2 3 6, 2 से 8 बार में। या इसका मतलब कि 3:8 में यदि हम मिलाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन को, 3:8 में यदि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये एक निश्चित है, ये बना के देखा गया है, ऐसे लैब में देखा गया है, वैज्ञानिक इस पर अध्ययन किए हैं। ठीक, अब मान लीजिए इसी कार्बन को यदि 2 ले लिया जाए और इसी ऑक्सीजन को 2 ले लिया जाए, तो ये जो है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो पा रहा है। ठीक, ठीक है, ये तो हो गया। अब मान लीजिए ये 2 एग्जाम्पल दे दिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं वो, अच्छा चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का अभी इसमें देखिए, कार्बन का 6 होता है, 6 दूना के 12। इसका मतलब इसका तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसका 12 होता है, लेकिन इसमें 2 थे तो 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, एगो कार्बन का 12, इसमें भी एगो कार्बन था तो बस 12 लिख दिए, लेकिन एगो कार्बन है तो 12, इसमें 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। फिर अनुपात है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, और 8 दूना के 16। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है परमाणु भार होता है 16, लेकिन 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये 32 न लिख के यहाँ पे 16 × 2 लिख दिए होते तो वही बात होता है, 16 × 2। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए 12 दूना के 24 अनुपाते 16 दूना के 32 हो गया इतना। अब देखिए ये बताइए, अब इसको आप ऐसे मिला के देखिए, 2 से 12 बार में, और 2 से ये 16 बार में, फिर 2 से ये 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। अब आप खुद देखिए ये 3:8 में मिल गया कि नहीं? ये 3:4 में मिल गया है। तो आप खुद अपने मन से बताइए क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित भार अनुसार नहीं संचित है, ये 3:4 में संचित हो गया। और वैज्ञानिक पहले से अध्ययन करके देखे हैं कि 3:8 में यदि संचित करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ना ही कि 3:4 में। 3:4 में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कुछ और बन रहा है, लेकिन 3:8 में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यही जो है कि स्थिर अनुपात का नियम है, जो अनुपात है स्थिर रहना चाहिए, एकदम अच्छा है, भार अनुसार रहना चाहिए। ठीक, अब हम चलेंगे गुणित अनुपात का नियम पढ़ेंगे। गुणित अनुपात क्या होता है? ठीक, चलिए गुणित अनुपात अब हम अगले पेज पे देखेंगे। ठीक, चलिए अब हम गुणित अनुपात का नियम देखेंगे। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है तो इसमें देखेंगे, ये देखिए गुणित अनुपात का नियम सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिए थे। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो है कि ये गुणित अनुपात का नियम दिए थे। ठीक, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक दिए थे। इतना हो गया ना? ये जो है कि गुणित अनुपात का नियम जो है कि जॉन डाल्टन दिए थे। जॉन डाल्टन, यहाँ पे जॉन डाल्टन रहेगा, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो है कि दिए थे। ठीक, तो इसमें ये क्या नियम दिए थे कि जब 2 या 2 से अधिक जब तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, ठीक, यौगिक बनाते हैं, तो क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक, तो एक
एक तत्व ठीक, एक तत्व भिन्न भिन्न भार वाले, भिन्न भार वाला, ठीक, एक निश्चित भार वाले तत्व से संयोग करता है, संयोग करता है। यही जो कि गुणित अनुपात का नियम है। और एक निश्चित अनुपात में ये भार आता है इन लोगों का, निश्चित अनुपात। सरल अनुपात में आता है यानी निश्चित अनुपात में आता है। इसका मतलब क्या होता है, एक समान रूप से एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे होता है, ठीक। अब थोड़ा इसको समझेंगे नहीं, लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आप समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल हम कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे आप खुद सोचिए, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिला दिए, ठीक, सल्फर और ऑक्सीजन मिला दिए, तो ये या तो SO बनाएगा, या तो SO2 बनाएगा, ठीक, या तो SO3 बनाएगा, यही बनाएगा ना, सल्फर और ऑक्सीजन मिला देंगे तो, ठीक। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन मिला दिए तो या तो सल्फर मोनोऑक्साइड है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे बन सकता है, ठीक। ये सल्फर है तो सल्फर लिखिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, यहाँ पे अनुपात लिखिए। यहीं से आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, आपको अच्छे से समझना है यहाँ से, ठीक। यहाँ पे मिस करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। सल्फर का परमाणु देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व यानी 2 या 2 से अधिक तत्व मिला दिए तो मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनता है। तो एक यौगिक, 2 गो, 3 गो, 3 यौगिक बन सकता है। जब बनाते हैं तो एक तत्व भिन्न भार वाले, देखिए इसमें से कोई एक जरूर तत्व आएगा जो भिन्न भार वाला होगा, और दूसरा तत्व ऐसा होगा जो एकदम समान तत्व भार वाला होगा, ठीक। देखिए भार वाला एक निश्चित भार वाले तत्वों से संयोग करके, कोई निश्चित भाग जिसका भार समान हो, ठीक। देखिए 16 सल्फर 16, सल्फर कितने नंबर पर पड़ता है, 16 नंबर पे, तो इसका भार क्या हो जाएगा 32, इसका भार क्या हो जाएगा 32 लिखिए, 32 अनुपात है तो अनुपात। ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, ऑक्सीजन 8 गुना के 16, इसका कितना होता है 16 होता है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे सल्फर का जो भार है 32 है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 32, लेकिन अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 16 दूना के 32 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन सल्फर का 16 है, लेकिन अब यहाँ पे कितना हो गया 16 या 48 हो गया, 48। इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का भार 16, इसमें ऑक्सीजन का भार 32, इसमें ऑक्सीजन का भार 48। तो क्या बोले हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व भिन्न, कोई भी एक तत्व रहेगा जो भिन्न भार वाला, ये भिन्न भार वाला, देखिए यहाँ पे 16, 32, यहाँ पे 48, भिन्न भार वाला एक निश्चित भार से संयोग करेगा, एक निश्चित वाला भार से क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, ठीक। यदि ये इनको इन लोगों को देखा जाए तो ये एक सरल अनुपात में है। देखिए 16 एकम 16 अनुपात है, 16 दूना 32 अनुपात है, 16 तियाँ 48। देखिए एक निश्चित है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे आएगा, ठीक। ये निश्चित सरल अनुपात में ये जो है कि टूट जाते हैं, ठीक। इतना हो गया। हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए अब देखिए हम यस और यफ ले लिए, सल्फर और फ्लोरीन, इसको इधर लिख लें, और ले लीजिए सल्फर प्लस फ्लोरीन ले लिए, तो ये बन के ये क्या बनेंगे, SF2 बनेगा, SF4 बनेगा, फिर SF क्या बनेगा 6 बनेगा। इतना हमारा बन गया, ये जो है कि हम लोग का बन गया। अब इन लोगों का अनुपात देखेंगे, सल्फर और क्या फ्लोरीन का जो है कि अनुपात देखा जाएगा, ठीक। देखिए अब देखिए इसमें क्या सल्फर और फ्लोरीन का अनुपात देखिए, तो सल्फर 16 दूना के 32 होता है अनुपात है। फ्लोरीन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी 9 नंबर पे फ्लोरीन पड़ता है, 9 दूना के 18, यानी फ्लोरीन का भार होता है 18, और 2 ठे है तो 18 दूना के 36, ठीक। यहाँ पर भी 16 सल्फर का 32, लेकिन अनुपात देखिए 18 चौक 72 हो गया। यहाँ पर देखिए सल्फर का 32, लेकिन देखिए 18 छक्के 108 हो गया, ठीक। तो ये जो है कि एक निश्चित भार वाले हैं, लेकिन ये अनिश्चित भिन्न भार वाले से ये क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इनका सरल अनुपात निकाला जाए तो 36 से कम 36, 36 दूना 72 अनुपात है, 36 तियाँ 108। देखिए ये भी एक निश्चित सरल अनुपात में टूट गए, ठीक। ऐसे हो जा रहा है। फिर हम और थोड़ा एग्जांपल ले रहे हैं, N+O यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ले रहे हैं, ठीक। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। कि अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लिए, ठीक। नाइट्रोजन तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो N2O बनता है, एक तो NO2 बनता है, एक तो NO3 बनता है, फिर NO4 बनता है, फिर क्या बनता है NO5। देखिए ये गलती हो रहा है, N2O5, N2 यहाँ पर भी N2 रहेगा, यहाँ पर भी N2 रहेगा, N2O2, N2O3, N2O4, उसके बाद N2O5, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए अब इसमें वैसे इसमें भी हम जो है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो है कि क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी 7 नंबर पे, तो 7 का 2 गुना 14, यानी नाइट्रोजन का भार 14 होता है, लेकिन 2 गुना नाइट्रोजन है तो 14 दूना के 28 हो जाएगा ना।
अब फिर अनुपात है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम 8 नंबर पे, और 8 दूना के 16, ये जो है कि इन लोगों का भार हो गया। लेकिन यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 14 दूना के 28, फिर अनुपात है। एक ऑक्सीजन का अभी 16 हम कर रहे थे, एक ऑक्सीजन का क्या 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूना के 32। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 28 कर लीजिए। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी 28 कर लीजिए। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 28 कर लीजिए। ठीक, बात ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 तिया 48, फिर 16 चौके 64, और 16 पच्चे 80 हो जाएगा। देखिए ये जो है कि निश्चित है, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, 28, लेकिन ये जो कि सरल अनुपात में हो गए। 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80। ये देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे जो है कि सूत्र बनते हैं, ऐसे फार्मूले बनते हैं। ठीक, ये हम इतना तो कर लिए, ये जो है कि गुणित अनुपात का नियम हम जो है कि यहाँ पे पढ़ लिए। अब गुणित अनुपात नियम के बाद जो है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे व्युत्क्रम अनुपात के नियम में पढ़ने। ठीक, व्युत्क्रम अनुपात के नियम में तो सबसे आसान होता है। ठीक, व्युत्क्रम अनुपात का नियम यदि आप समझ लें तो समझिए कि बहुत अच्छा है। ठीक, चलिए अब हम आगे चलेंगे। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। बहुत फंटास्टिक ये नियम है। ठीक, देखिएगा इसमें ये जो नियम है, ये जेबी रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने, जेबी रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिए थे। इसमें क्या बोले थे, 2 तत्व अलग अलग, इसमें क्या रहेंगे, 2 तत्व रहेंगे अलग अलग, किसी तीसरे तत्व, यानी मान लीजिए कोई 2 तत्व ले लीजिए ए और बी, और जो किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं। मान लीजिए ये इससे संयोग किया, ये वाला इससे संयोग किया, उसी भार अनुपात में, उसी सरल में वे दोनों संयोग करेंगे। यानी इससे इन दोनों से ये जो भार निकलेगा, तो ये वाला ये इससे जो है कि ये ए और बी, ये दोनों उसी संयोग में जो है कि संचित होंगे। आप इसको एकदम बिल्कुल नहीं समझे होंगे, हम अभी चल के एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाते हैं। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, और यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, तो क्या एकदम छोटी सी बात है कि CH4 यानी मेथेन बनता है, कार्बन हाइड्रोजन से ये मेथेन बनेगा। ठीक, अच्छा अब इसका अनुपात निकाला जाए, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात निकाला जाए, तो कार्बन कितना होता है, 6 दूना के 12 होते हैं, और अनुपात है हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यदि हाइड्रोजन देखा जाए तो 4 है इधर, और कार्बन देखा जाए तो 12। अब इधर देखिए, अब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाए, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो जल बनता है। ठीक, ये तो सबसे छोटी सी बात है। और फिर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिर अनुपात करेंगे, तो हाइड्रोजन 1 है, तो अब 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 अनुपात है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 8 दूना के 16। ठीक है, इतना हो गया। ये जो है कि इन लोगों का ये अनुपात, हाइड्रोजन का अनुपात 2 है, हाइड्रोजन के 2 है, और ऑक्सीजन का कितना 16 हो गया, 2 अनुपात 16 में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन इधर 4 है, तो इधर भी 4 करना पड़ेगा। तो हम कैसे, हम यहाँ पे 2 से इसमें गुणा कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 दूना के 4 अनुपात 16 दूना के 32। अरे हम 2 अनुपात 16 लिखे या चाहे 4 अनुपात 32 लिखे, बात एक ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी 2 से इसको कटा देंगे तो 2 दूनी की 4 है, 2 से 16 बार में, देखिए फिर 2 अनुपात जो है कि 16 में आ गया, बात एक ही हो रहा है। ठीक, अब देखिए तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 32 है, तो 32 रहने दीजिए। ठीक, देखिए अब यहीं पे समझने की बात है कि जिसका अनुपात समान हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन भी इधर 4 और हाइड्रोजन भी इधर 4, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो बच गए, यानी बचेगा जरूर जो यहाँ पे है, और वही बचेगा जो यहाँ पे है, और इन दोनों को इधर मिलाइए। इधर कार्बन कितना है, 12, यहाँ पे 12 लिखिए, अनुपात है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 32, तो इधर लिखिए 32। यानी कन्फर्म ये है कि अगर ये दोनों आपस में क्रिया करें तो ये 12 अनुपात 32 में होंगे। करके देख लीजिए। अगर कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो बना के देखिए, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का यदि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला जाए तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 अनुपात है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 दूना के 32। देखिए आ गया कि नहीं, 12 अनुपात 32, 12 अनुपात 32। यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसको समझिए। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। चलिए अब हम ये एक एग्जांपल तो दे दिए, अब दूसरा एग्जांपल देंगे। हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे सल्फर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम इसको जो है कि यहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन कीजिए, यहाँ पे क्या करना है, सल्फर करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यदि इससे यानी सल्फर से मिलेगा तो क्या बनाएगा। ठीक, जब हाइड्रोजन जब सल्फर से बनाता है तो H2S बनेगा। H2S हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। देखिए हाइड्रोजन और सल्फर तक क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक ना,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है, हाइड्रोजन का होगा एक, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा अनुपात है। देखिए ये सल्फर 16, सल्फर 16 में पड़ता है और उसका भार होता है 32, 16 दूना के 32, यानी एगो सल्फर है तो 32 लिखिए, ठीक। यानी इसका मतलब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ठे। अब देखिए अगर मान लीजिए ये यस और ओ को ये मिला जाए तो SO2 बनाते हैं, SO2 बनाते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए देखिए अब सल्फर और ऑक्सीजन का फिर इधर ये करेंगे अनुपात, तो सल्फर का कितना होता है 16, 16 गुना के 32 अनुपात। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु भार 16 होता है और 2 ठे हैं तो 16 गुना के 32। ध्यान दीजिए, ये बताइए इधर भी सल्फर 32 और इधर भी सल्फर 32, इसका मतलब जो समान हो गए उन दोनों को छोड़ देंगे और जो असमान है, इसका मतलब जो नहीं बराबर आए हैं उन दोनों को यहाँ पे लाएंगे, इन दोनों को उठा के अब यहाँ पे लाइए, इसको भी उठा के अब यहाँ पे लाइए, इन दोनों को छोड़ दिए क्योंकि ये तो बराबर हो गए, लेकिन इन दोनों को उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो दो इधर उठा के लाइए, अनुपात 32 इधर उठा के लाइए। अब ये 2 अनुपात 32 आ गया, अब हम इसका क्या करेंगे, 2 अनुपात जो 32 आया हम इसको लेके क्या करेंगे, इसका कुछ काम है, देखिए क्या काम है। तो इन दोनों को यदि अब मिलाया जाए तो ये 2 अनुपात 32 में ही होंगे, 2 अनुपात 32 में ही होंगे। मिला के देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, ठीक। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दे दीजिए अनुपात है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 दूना 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना के 32 हो जाएगा, 16 दूना के 32, आप खुद देख लीजिए 2 अनुपात 32 में आ गया कि नहीं, ठीक। तो यही है व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे गै-लुसैक का नियम देखेंगे, गै-लुसैक का गैसीय के आयतन संबंधी नियम देखेंगे। तो ये जो गै-लुसैक है तो इसमें देखिए गै मैंने गैस का ये जो है कि नियम दिए थे, गैस के आयतन से संबंधित नियम दिए थे, और ये गै-लुसैक खुद ही एक वैज्ञानिक है। गै-लुसैक जो है कि अपने नाम पे इस नियम का नाम रख दिया गै-लुसैक। ये गै-लुसैक नामक वैज्ञानिक जो है कि गै-लुसैक नियम दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या बोले थे, टेम्परेचर और प्रेशर यानी ताप और दाब दोनों कांस्टेंट यानी समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, समान, ठीक। तो अब ये बोल रहे थे जब ताप और दाब को समान रखेंगे तो जब 2 गैसों का अभिक्रिया कराएंगे, जब 2 गैसों का क्या करेंगे, अभिक्रिया, तो अभिक्रिया से पहले का जो ये जो है कि ही नियम दिए थे, इसमें क्या दिए थे कि इसमें अभिकारी आयतनों में, अभिकारी आयतन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर अनुपात यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। यहाँ पे अब इन दोनों का अभिक्रिया के बाद कितना हो गया, 2, यानी 1 अनुपात 2। इसका मतलब ये सरल अनुपात में हो जाते हैं, सरल अनुपात में मतलब 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है। जैसे मान लीजिए आप और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 ऐसा हो गया ना, 3 दूना के 6 ऐसे हो गया, ठीक। अब देख लीजिए इसमें इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखिए अनुपात, इसके आगे कुछ नहीं है तो 3 अनुपात, इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 है, ठीक। इसको सीधा लिखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 3, यानी ये देखिए सरल अनुपात पे हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यही गै-लुसैक का नियम है, बस ये क्या गै-लुसैक नामक वैज्ञानिक दिए थे। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये ताप और दाब जो है कि समान रहना चाहिए, ठीक। ये जो है कि हमारे क्लास का अभी समाप्ति है, इसके बाद हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें अब हम मिलेंगे अब अगले चैप्टर में, ठीक। अब तब तक आप मस्त से इसको पढ़िए, आप नोट बनाइए बिल्कुल इसका, और ये गै-लुसैक के नियम पे जो है कि हम इसका एंड कर दिए, समाप्त हो गया अब हमारा ये पूरा पहला चैप्टर क्लास 11 का, ठीक। और आप अच्छे से अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझ में नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, हमको कोई ये दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक। धन्यवाद।